हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो AQTU का एग्ज़ाम है उसमें एक नया सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। उसमें हमारा एक सब्जेक्ट चूज किया जाता है। हो सकता है आपके 7th सेमेस्टर में, हो सकता है आपके 8th सेमेस्टर में हो। वो हमारा होता है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जी हाँ साथियों, उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ बात करने वाले हैं। पार्ट वाइज सारे यूनिट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम से पहले, और ये आपको एक क्विक रिवीजन देगा आपको एग्जाम में हेल्प करने के लिए। तो आज हम यहाँ पे यूनिट 1 की बात करें। ये हमारा साथियों पार्ट 1 हो सकता है, यहाँ पे आपको पार्ट 3 तक का वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो एक यूनिट को लेकर के। फिर हम यूनिट 2 पे जाएंगे। तो जो हमारा यूनिट 1 है उसका जो मेन मोटिव वो हमारा है क्वालिटी कॉन्सेप्ट। कैसे हमारा जो क्वालिटी कॉन्सेप्ट कैसे इवैल्यूएट हुआ, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे लाइफ में, कैसे ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, पहले हम समझते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। साथियों, जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पहले बोल देते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल एक्टिविटीज एंड टास्क नीडेड टू मेंटेन डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंसी। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सभी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम यहाँ पे ओवरसीज करते हैं, मतलब पूरा यहाँ पे इनको इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे जो एक डिजायर्ड लेवल की जो एक्सीलेंसी है, जो हमको जो लेवल चाहिए, जो हमको यहाँ पे उसकी गुणवत्ता चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो भी टास्क रिक्वायर होते हैं हम उसको यहाँ पे एक्ट करते हैं, उसके लिए एक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पार्ट हो जाता है। और आगे बात करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी। इसमें हम क्या बात करते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी क्या है, उसको कैसे क्रिएट करनी है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्वालिटी को प्लान करने में, उसको इंश्योरेंस मतलब कि उसका इंश्योरेंस कैसे करेंगे। इंश्योरेंस साथ ही बात करें, यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं बात हो रही है, इंश्योरेंस मतलब कि उनको जो एश्योर करना है। जैसे हमारी जो हमने टास्क लिया, हमारे जो क्वालिटी है उसको किस प्रकार से उसको प्लानिंग करेंगे, उस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट में वो इंक्लूड हो पाए। फिर उसके बाद हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, फिर क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। पहले तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंप्रूव करेंगे। तो ये कुछ टर्म हो जाते हैं जो हम क्वालिटी मैनेजमेंट में बात करेंगे। कैसे आप हुआ पहले ध्यान दीजिएगा। पहले हमने क्या किया कि जो उसमें जो क्वालिटी, या फिर मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें जो जो भी एक्टिविटी हो रही है, जिनमें हम जो जो एक्टिविटी जो भी प्रोसेस है उसको हम पहले उसकी देखभाल किए, उसको निरीक्षण किए, उसको इंस्पेक्शन करते हैं। फिर उसको अच्छी गुणवत्ता पाने के लिए हमको कौन कौन से टास्क करने हैं, जो हमको लेवल चाहिए उस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो भी टास्क रिक्वायर होते हैं उसमें एक्शन लेते हैं। इसको क्वालिटी मैनेजमेंट में और बात आती है, जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी, सभी प्रोडक्ट को कोई पॉलिसी होती है, किस प्रकार से कंपनी पॉलिसी होती है, किस प्रकार से हम इस प्रोडक्ट को बेहतर बना पाएँ। उस पॉलिसी को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको किस प्रकार से प्लानिंग और इंश्योरेंस के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर जा करके क्वालिटी कंट्रोल कर पाते हैं, फिर और क्या करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं हम। तो ये सारी जो टॉपिक होती हैं वो हमारी आती हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में। जी हाँ साथियों, कोई भी अगर कंपनी है तो उसका क्वालिटी, हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी हम क्वालिटी देखते हैं। तो आज सोचिए कि आप एक कंपनी के ओनर हैं, तो आप अपने किसी प्रोडक्ट में कैसे क्वालिटी देंगे। इस अगर आप आइडिया से चलेंगे तो हो सकता है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएँ। और यहाँ पे कुछ बातें आ जाती हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम 4 लेवल पे फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। जी हाँ साथियों, कोई भी काम स्टार्ट होता है तो हम उसको पहले प्लान करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोलिंग। इन सभी पार्टों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो हम बात करते हैं पहले प्लानिंग की। तो प्लानिंग में क्या होता है साथियों, प्लानिंग में हमारा क्या होता है, चूजिंग टास्क मस्ट बी परफॉर्म अटेंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब साथियों यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात होती है। ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है, जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट हम जैसे बार बार ले रहे हैं, अब उसको हमको क्या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, और उस बेहतर क्वालिटी के लिए यहाँ पे हमको उसको प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें जो टास्क है उसको हम देखेंगे, उसको हम परफॉर्म करेंगे, किसको, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस फाइनल क्वालिटेबल जो हमारा प्रोडक्ट है उसको अचीव करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे कैसे इसको परफॉर्म किया जाना है। फिर वहाँ पे इंडिकेटिंग व्हेन द शुड बी परफॉर्म, अगर कोई यहाँ पे बीच में कोई कमी हो रही है तो उसको हम इंडिकेट करेंगे, और टाइम पे उसको देखते रहेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेटिंग होगी। और बोला गया प्लानिंग एक्टिविटी फोकस ऑन द अटेनिंग गोल्स। हमेशा क्या बात है कि हमको गोल को अटेन करना है, हमेशा प्लानिंग कि हम कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे, कैसे प्लान करें। इसलिए यहाँ बोलता है कि यहाँ पे जो आउटलाइन एग्जैक्टली व्हाट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू बी सक्सेसफुल, मतलब कि हमेशा हम यहाँ पे ये मैनेज करते हैं कि हमारा जो गोल है वो कैसे सक्सेसफुल हम यहाँ पे कर पाएँ। ये हमारा होता है, हमारा प्लानिंग में बात होती है कि हम कैसे गोल के अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, जब उसको ऑर्गेनाइज करते हैं,
इसमें एक चीज़ आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ द टास्क डेवलप इन द प्लानिंग स्टेज टू वेरियस इंडिविजुअल्स आर ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज टू क्रिएट द मैकेनिज्म टू पुट प्लान्स इनटू एक्शन। अब हम इनको क्या करना है, हमने प्लान तैयार कर लिया। अब प्लान को हमने क्या किया, एक एक अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दिया। उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। उसको हमने अलग अलग स्टेज में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसमें क्या किया, कुछ टास्क हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को दे दिए, कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे हमारे एम्प्लॉय मान सकते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम एम्प्लॉय की बात कर लिए। अब क्या हुआ, मेन मकसद क्या हुआ कि हमने जो मैकेनिज्म प्लान में पुट किया है उसको हमको एक्शन में लाना है, ताकि हम उसके द्वारा अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे और बोला गया, पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन वर्क असाइनमेंट। उनको हम क्या करते हैं, कोई वर्क या फिर असाइनमेंट देते हैं, और जो क्या करते हैं, कंपनी के गोल में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप एक एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, तो आपको एक कार्य दिया जाएगा कि आप इस टास्क को करिए। अब उस टास्क को करते हुए क्या देखेंगे कि आप कंपनी क्या कर रही है, अपने गोल को अचीव करवाने के लिए आपको एक टास्क दे दी, आप उसमें एक मीडिएटर बन गए या फिर आप उसमें एक कंट्रीब्यूटर बन गए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो टास्क आर द ऑर्गेनाइज, इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, सो दैट द आउटपुट ईच इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ डिपार्टमेंट विच इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ डिवीजन विच अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप एक इंडिविजुअल हैं, अब क्या करेंगे, आप जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट को एक सक्सेस को ले जाएगा। फिर क्या करेगा, डिपार्टमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए एक डिवीजन, जो एक डिवीजन पार्ट है वो सक्सेस की ओर जाएगा, और अल्टीमेटली जब डिवीजन भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उस प्रोडक्ट में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन का वो सफलता होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये हमारी चीज़ें आती हैं। बात होगी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की। अब बताते हैं हमारी डायरेक्टिंग की। जी हाँ साथियों, डायरेक्टिंग भी जरूरी होता है। डायरेक्टिंग में हमारा क्या होता है, मोटिवेटिंग, लीडिंग और इन्फ्लुएंसिंग। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, यहाँ पे हमारी बात आती है डायरेक्टिंग की। इट कैन बी डिफाइंड एज ए गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स in the direction that help the organization move towards the fulfillment of the goal। हमको जो मेंबर हैं उनको इस प्रकार से या फिर उस डायरेक्शन में हमको ऑर्गेनाइज करना है, मोटिवेट करना है, लीड करना है कि हमारा जो गोल है वो फुलफिल हो सके। यहाँ पे और बोला गया, द पर्पज ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब हम जो उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। फिर डायरेक्टिंग के बाद साथ ही हमारा आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी जरूरी है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग कैसे होता है, कई प्रकार से, यहाँ देखिए यहाँ पे मैनेजर का रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, गैदर द इन्फॉर्मेशन दैट मेजर्स परफॉर्मेंस। हमको वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है जो हमारी परफॉर्मेंस को मेजर कर रही है। जैसे प्रोडक्ट कितने टाइम लगा, उसमें कितने प्रोडक्ट हमारे मैन्युफैक्चर हुए, उसमें टाइम क्या, उसमें क्या क्वालिटी है, उसकी टेस्टिंग करके उसमें क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। ये मैनेजर द्वारा काम किया जाएगा। कंपेयर द प्रेजेंट परफॉर्मेंस टू द प्री इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस नॉर्म्स। हमने जो पहले से कुछ नॉर्म्स इकट्ठा कर चुके हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये प्रोडक्ट आएगा तो हमारे इसका जो परफॉर्मेंस होगा ये होगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यहाँ मैन्युफैक्चर हो चुका है, तो हम जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है एक्चुअल प्रोडक्ट का, उससे हम कंपेयर करेंगे जो हमने पहले सोच रखा था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिटरमाइन द नेक्स्ट एक्शन प्लान एंड मॉडिफिकेशन फॉर मीटिंग द डिजायर्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। अब हमको फिर उसके लिए हम फिर से एक्शन या प्लान उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ताकि हमारा जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस था, पैरामीटर्स थे, उस पर हम यहाँ पे उसको ले आ पाएँ प्रोडक्ट को, या फिर जो हमारी सर्विस है। साथियों यहाँ प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की बात होती है। हमेशा हम प्रोडक्ट को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन सर्विस भी होती है। ये हम सर्विस में भी हम क्वालिटी कंट्रोल यूज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं कि आप एक बार कंट्रोल कर लिए तो बस आपके हमेशा हो गया, फिर अगला जब बैच स्टार्ट हुआ फिर अगला कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए, फिर ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। फिर उसमें प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग प्रोसेस होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी। ये सारी चीज़ें, और यहाँ बोला कंट्रोलिंग क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा इसको कंट्रोल करते रहना है। हम अपने को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा हम बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। कंट्रोलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थोड़ी सी हमारे थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है क्वालिटी कॉन्सेप्ट। क्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। एक टॉपिक आ जाता है छोटा सा। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सिग्निफाई द डिग्री ऑफ इट्स एक्सीलेंस एंड फिटनेस फॉर द पर्पज। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कोई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी क्या करेगी, एक डिग्री जो हमको दिखाती है कि वो प्रोडक्ट कितनी अच्छा है और उस पर्पज के लिए कितना वो फिट हो सकता है। द क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टू मेंटेन एंड टू इम्प्रूव। हम क्वालिटी में उन सभी किसी प्रोडक्ट क्वालिटी में वो सभी चीज़ें हम एक्टिविटी को देखते हैं जो उसको डायरेक्ट करती है, उसमें हम मेंटेन करते हैं या फिर उसको इम्प्रूव कर सकती है किसी प्रोडक्ट को।
तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्वालिटी के अंदर हम बात करते हैं। सच है, जैसे हम बोला गया सेटिंग अ क्वालिटी टारगेट, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर एनी डेविएशन इज नोटेड एंड प्लानिंग इम्प्रूवमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। यहाँ बोला गया कि कुछ इस प्रकार की, जैसे क्वालिटी टारगेट, हम कुछ क्वालिटी टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ अप्रेजल है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, हम किसी प्रोडक्ट करेक्ट करने के लिए उसमें कुछ एक्शन लेने वाले हैं, या फिर कोई डेविएशन हो रहा है, हमने कुछ देखा कि अच्छा प्रोडक्ट के जो नॉर्म्स हैं उसमें कुछ डेविएशन हो रहा है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा एक्शन लिए, फिर थोड़ा सा उसको नोटिस किए, फिर उसको हमने फिर प्लान को इम्प्रूव किया उसके गार्डिंग, ताकि हम बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट ले पाएँ। आगे बात करते हैं क्वालिटी इज ए मेजर ऑफ द यूजर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बोला गया कि यूजर सेटिस्फेक्शन है, ये नहीं कि आपने सोचा कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं है। जब तक यूजर आप सेटिस्फाई ना हो तब तक आपको क्वालिटी आप उसकी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इट इंक्लूड फंक्शनल एफिशिएंसी, उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी कितनी है, उसका अपीयरेंस कितना है, देखने में क्या है, ये जब इंस्टॉलेशन, मान लीजिए आपको प्रोडक्ट लेके उसको इंस्टॉल करने में कोई कठिनाई आ रही है कि आसानी से आप इंस्टॉल कर पा रहे हैं, उसका ऑपरेशन क्या, उसके ऑपरेशन तो नहीं हार्ड है क्या, तो आप कोई मशीन परचेज किए हैं उसको ऑपरेट नहीं कर पाए, उसको भी ईजी करना है। सेफ्टी रिलायबिलिटी, कितनी वो सेफ्टी है, उसको उस पर कितने रिलायबल हो सकते हैं, उसकी मेंटेनिंग क्या है, रनिंग क्या है, मेंटेनिंग कॉस्ट क्या आ रही है, सारी चीज़ों को हम देख करके यहाँ पे तो हम क्वालिटी को मेजर कर पाएंगे। कोई एक चीज़ को देख लेंगे तो हम देख ऐसे नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट हमको देखने में अच्छा लग रहा है। आप इन्हें बोल सकते हैं हाँ वीडियो अच्छी रिकॉर्ड की गई है, हाँ इसे क्वालिटी प्रोडक्ट वीडियो है, ऐसा नहीं। आप उसमें वॉइस चेक करेंगे, उसमें कंटेंट चेक करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ करते हैं ना, तो भी क्या है, क्वालिटी है। मैं भी लगाऊंगा आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी के वीडियो देने में, इसलिए साथियों आपको भी सहयोग चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते साथियों क्वालिटी कॉन्सेप्ट के आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा डिफिनीशन ऑफ क्वालिटी। हाँ साथियों, अभी तक हम थोड़ा सा क्वालिटी की बात किए थे, लेकिन अब डिफिनीशन ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे, क्या है ये, और थोड़ा सा इसमें आगे चलेंगे। साथियों इसमें बात हुई पहला, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। हमारा जो क्वालिटी है वो हमारी रिक्वायरमेंट को क्या करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। हमारी जो रिक्वायरमेंट, किसी एक यूजर की कोई रिक्वायरमेंट होगी उस क्वालिटी, उस प्रोडक्ट को लेकर के, तो उसको पूरा करना चाहिए। क्वालिटी फिटनेस फॉर यूज, जो हमारी यूज है उसके लिए फिट होनी चाहिए। क्वालिटी द डिग्री टू विच परफॉर्मेंस मीट्स एक्सपेक्टेशन। कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस की डिग्री है, बोल सकते हैं क्वालिटी जो एक डिग्री, मतलब साथ हम क्या कहते हैं, एक मानक है। क्वालिटी एक मानक है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हमारे जो किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन जो है यूजर के एक्सपेक्टेशन से मिलती है, उसको पूरा करती है। क्वालिटी डिनोट्स एंड एक्सीलेंस इन गुड्स एंड सर्विस। ये गुड्स और गुड्स मतलब क्या था, जो जानते हैं सामान या लगेज, और सर्विस में अगर हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो गुड्स में आएगा, सर्विस मतलब हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी एक्सीलेंसी को डिनोट करती है क्वालिटी। तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी, आप हमेशा बोलते हैं कि एक बेटर इसमें बेहतर क्वालिटी, आप हमेशा बोलते हैं क्वालिटी, लेकिन थोड़ा क्वालिटी समझिए, क्वालिटी किस प्रकार से होनी चाहिए, क्वालिटी होता की है। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे, इसमें आप डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी में इतना लिख सकते हैं, बाकी आप तो लिखने में माहिर हैं और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ जो टर्म्स होते हैं उसको अगर आप टर्म को यूज करेंगे तो एग्जाम में बेहतर मार्क्स ले आ पाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। जैसे तो क्वालिटी कंट्रोल को हम क्या लिखते हैं, QC। तो QC मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑपरेशनल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज दैट आर यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी। वो ऑपरेशनल टेक्निक्स आर क्वालिटी जो हमारे क्वालिटी को जो क्वालिटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज की जाती है, उसको हम बोलते हैं हम पे क्वालिटी कंट्रोल। हम यहाँ पे क्या 3 चीज़ें करते हैं। पहले क्या करते हैं, इवेल्युएट द एक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। अब साथ ही अब देख क्वालिटी कंट्रोल, अभी हम थोड़ा सा अभी जब इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चलेंगे तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, पहले क्या होता था, हम सिर्फ जो किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तभी उसी दौरान हम क्या करते थे, क्वालिटी को कंट्रोल करते थे। तो ये उस टाइम की बात है। लेकिन अब क्या आ रहा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया, TQM आ गया, तो उसमें थोड़ा सा और सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इवेल्युएट द एक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस है एक्चुअल, उसको हम इवेल्युएट करेंगे, उसको हम या फिर कहीं स्टडी करेंगे। फिर हम उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस टू गोल्स, जो हमारी गोल्स हैं, हमको जो गोल चाहिए थी, हमारी जो गोल थी उसके परफॉर्मेंस हम उसकी कंपेयर करेंगे। फिर जो डिफरेंस आ रहा है उस पर फिर से हम ऐड करेंगे, फिर उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो हमारी क्वालिटी कंट्रोल में ये 3 चीज़ें आ गई, थोड़ा सा प्रोसेस था। इसमें हम द्वारा क्वालिटी कंट्रोल बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया क्या कि यहाँ पे यहाँ शुरू करें, कहीं भी शुरू कर सकते हैं, मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे, फिर जो डिफरेंस आए उससे हम क्या करेंगे, इसको एक्ट करेंगे, उस पर ऐड करके उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो हमारा टोटल बनता है क्वालिटी कंट्रोल।
आइए चलते हैं थोड़ा सा इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या हुआ, कैसे इसमें हमारी इवैल्यूएशन हुई, कैसे कैसे सिस्टम आगे बढ़ा, कैसे हमारा क्वालिटी कंट्रोल से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, कैसे क्या हुआ, सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे पहले बात हो गई एक मेडिवल जो हमारा यूरोपियन था वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ एक क्राफ्ट्समैन ऑर्गेनाइज यूनियंस कॉल्ड गिल्ड इन द लेट 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में हमारा एक यूनियन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था जिसको हम बोलते हैं गिल्ड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या हुआ, द प्रोडक्ट इंस्पेक्शन स्टार्टेड इन अ ग्रेट ब्रिटेन इन द मिड ऑफ 1750s एंड ब्रॉट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। हमारा जो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में हमारा क्या हुआ, 1750 के मिड में हमारा एक प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन करना स्टार्ट हुआ। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करना, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ उसको थोड़ा सा उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद उन्होंने उसका इंस्पेक्शन भी स्टार्ट किया, जो एक 19th सेंचुरी में एक जो अर्ली ऑफ द 19th सेंचुरी था, उन्हें एक इंडस्ट्रियल में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन लाया। क्यों, क्योंकि जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को मेंटेन रखा, क्वालिटी को बढ़िया किया, उनका वो अपने मार्केट में कम्पीट कर पाए, उनका प्रोडक्ट अच्छा बिका। इस प्रकार से धीरे धीरे सभी को नॉलेज हुई, तो ये धीरे धीरे एक रिवोल्यूशनरी यहाँ पे हो गया ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरचेंजेबल पार्ट्स टू सिंप्लीफाई असेंबली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1719। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इंटरचेंजेबल पार्ट्स थे जिनको हम सिंप्लीफाई असेंबली किए, तो हमारा 1798 में ये कॉन्सेप्ट आया। फिर यहाँ पे जो वर्ल्ड वार सेकेंड था, यहाँ पे क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एक बर्थ दिया, उसमें जन्म हुआ एंड मिलिट्री एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जापान में वर्ल्ड वार सेकेंड के अनुसार ये क्वालिटी का क्या हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, जिसमें जापानी के हुए एक लीडर के रूप में यहाँ पे उभर के आए, जो 1970 के यहाँ पे आता है ईयर। फिर इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। जापानी जी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने क्या किया, अमेरिकन मार्केट में इन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, जो पूरे यूएस को इफेक्ट कर दिया। जब यूएस को इफेक्ट किया तो उनको भी आके खुलेंगी ना। देखिए क्या होता है, द एम्फसाइज बिकम नॉट ओनली द स्टैटिक्स बट अप्रोचेज विच इन्वॉल्व इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ उसके स्टैटिक मतलब ये नहीं कहते कि सिर्फ उन्होंने क्या किया कि अपनी आमदनी बढ़ा ली, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो ये अप्रोच था उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे एम्फसाइज कर दिया, उनको अलग एक वे में लेके चले गए, जिस कारण सभी की नज़र इस पर आ गई कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो ये क्या हुआ, दिस मूवमेंट लेड टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे बदलते हुए क्या पहुंच गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर पहुंच गया। और इसमें कुछ और सेवरल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो हुए, जिनमें से एक ISO 9000 है क्वालिटी सिस्टम्स के अनुसार, जो 1987 में पब्लिश हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का इवोल्यूशन हुआ था। यही चलते थोड़ा आगे इसको डिटेल में ग्राफ के साथ समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, जो हमारी बात हुई 1960, जो हमने बात किया 1950, तो यहाँ पे इसको क्वालिटी कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे देखिए क्वालिटी कंट्रोल क्या था, यहाँ पे कहाँ तक सीमित था, ये क्या था, प्रोडक्ट टेस्टिंग को लेकर के था, स्टैटिस्टिक्स को लेकर के था, और जो वहाँ पे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कमैन हैं उनको कंट्रोल किया जाता था, और उसमें जो कंप्लेन थोड़ी बहुत थी उसको लेकर के यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल किया जाता था। क्वालिटी कंट्रोल यहीं तक सीमित था। फिर उसके बाद 1960 से 1970 तक था। फिर उसके बाद एक और आया, क्वालिटी कंट्रोल को चेंज कर दिया, क्वालिटी इंश्योरेंस में आ गया। अब यहाँ पे QA प्रोग्राम चलाए जाते थे, यहाँ पर बढ़िया से डॉक्यूमेंटेशन होता था, क्वालिफिकेशन होता था, और यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैक्ट्री, ये सभी यहाँ प्रोडक्ट में होते थे। ये जो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन जो क्वालिफिकेशन थे, ये कहाँ पे होते थे, फैक्ट्री के थे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थे। तो यहाँ पे भी देखिए साथियों, यहाँ पे अभी तक पूरा बात कहाँ पे थी, फैक्ट्री तक ही यहाँ पे है। फिर यहाँ पे कुछ QA स्टैंडर्ड्स बनाए गए, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, जिसमें हमारा ISO था, MIL था। फिर यहाँ पे फिर उसका इवैल्यूएट हुआ, फिर यहाँ पे इसका नाम हुआ क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी इंश्योरेंस, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आया 1980 से 1990 का जो ईरा था वो आया हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट में। यहाँ फिर कोई जो क्वालिटी इंश्योरेंस मैनुअल्स थे उसको देखे गए, फिर जो उसके प्रोसेस मैनुअल्स थे उसको बनाए गए, फिर कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए, सॉफ्टवेयर को यहाँ पे लाया गया क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए। फिर क्वालिटी इंश्योरेंस एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर यहाँ पे क्या हुआ, क्वालिटी इंश्योरेंस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। फिर यहाँ पे क्वालिटी इंश्योरेंस में फिर इसके QA स्टैंडर्ड बनाए गए, जिसको ISO 9000 और यहाँ पे 14000 के यहाँ पे बात के नाम से जाना गया। ये हमारा फिर क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल चेंज हो गया, अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फिर यहाँ पे हमने बात किया कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे कहीं कस्टमर की बात नहीं आई थी। मेन चीज़ जो आई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम प्रोडक्ट को सिर्फ कंपनी से ना लेकर के हम यहाँ फिर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ जो यूजर है वो यूज करे तो उसका सेटिस्फेक्शन कितना है।
हम क्वालिटी यहाँ से तय करना यहाँ पे शुरू किए। फिर उसकी जो प्लानिंग थी, स्ट्रेटजिक प्लानिंग चेंज हुई। पीपल एंड चेंज मैनेजमेंट, यहाँ पे फिर मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हुआ, प्रोसेस को इम्प्रूव किया गया, और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ उसको भी देखा गया। और फिर यहाँ पे क्वालिटी अवार्ड एज मेच्योरिटी मॉडल, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ती हुई चली गई। तो यहाँ पे टोटल इन सभी का मिला करके बोला कि हमारा क्या है ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 1990 से 2000 का जो इरा था उसको हमने यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोला, और यही अब धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए हमारे हर जगह इंडस्ट्री में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया। जैसे आप समझ सकते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब साथियों यहाँ पे जब से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कंपनी में आया, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करना, फिर आगे चल करके उसको कैसे प्लान करना है, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे क्या कंट्रोल करना है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया, उसमें क्या क्या हमको यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, उसके हमको क्या R&D करनी है, उसमें हमको क्या क्या टेस्ट करके क्या क्या इंस्पेक्शन करने हैं, फिर वो हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, हैंडलिंग, फिर जाके इंड यूजर तक हमारा कैसे फीडबैक आ रहा है, वहाँ से लेकर टोटल यहाँ पे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा सेंस किया हो, उसको आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में आया तो इस फिगर को याद रखिएगा, आराम से इसको आसानी से चेक कर सकते हैं आप, इसको एक बार में रिवाइज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल से हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो हमारा इवैल्यूएशन था वो किस प्रकार से आगे बढ़ा। आगे बात करते हैं कि ऑप्शन आता है कॉन्सेप्ट चेंज। ये साथ कॉन्सेप्ट चेंज क्या है, ये भी एक थोड़ा सा टर्म आ जाता है, लेकिन यहाँ भी बहुत ही बड़ा ये रोल निभाता है। यहाँ बोला गया कि चेंज कॉन्सेप्ट इज ए जनरल नोशन आर अप्रोच टू चेंज दैट हैज बीन फाउंड टू बी यूजफुल डेवलपिंग स्पेसिफिक आइडियाज फॉर चेंज दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई आइडिया है या फिर कोई हम किसी पर काम कर रहे हैं, किसी आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके आइडियाज़ को कैसे चेंज किया जाए, उसको डेवलप करने में जो हमारा बात हुई, जो अप्रोच हुआ, वो हमको बोलेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज। यहाँ पे कई सारे अलग अलग फिलासफर हुए, जिसमें से एक फेमस फिलासफर थे जिनको बोलते हैं यहाँ पे एडवर्ड डेमिंग। साथियों इनको यहाँ बोला जाता है फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के नाम से इनको जाना जाता है। ए बेस्ट नॉन क्वालिटी एक्सपर्ट वाज समराइज इन द फॉलोइंग 14 पॉइंट्स। इन्होंने इसको 14 पॉइंट्स में यहाँ पे डिफाइन किया है या फिर इसको हमने मेंशन किया है। तो इसको देखते हो सकता है इसी के बाद मैं यहाँ पे इस सेशन को एंड करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, फिर अगले आपके पार्ट के वीडियो में मिलते रहेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, आपको सारे पार्ट के वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। यहाँ वाला लगा क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। हम यहाँ पे करेंगे कंसिस्टेंसी बनाएंगे, पर्पज, हमारा जो पर्पज है कि हम प्रोडक्ट को हमेशा मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम आज ये बात किए क्वालिटी हमको बढ़ानी है, फिर 2 दिन 10 दिन उस पर बात ही नहीं किए, ना किसी से बात किए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमको हमेशा के लिए एक कंसिस्टेंसी पर्पज बनाना है, क्रिएट करना है, हमेशा प्रोडक्ट को इम्प्रूव, प्रोडक्ट सर्विस को हमको हमेशा इम्प्रूव करते चलना है। ये लगा ना विद द एम टू बिकम अ कम्पिटेटिव एंड टू स्टे इन द बिजनेस। यदि हमको बिजनेस में स्टे करना और दूसरों से कम्पीट करना, प्रोवाइड और टू प्रोवाइड जॉब या फिर किसी चीज़ को लोगों को जॉब प्रोवाइड करनी है, तो हमको ये सारी चीज़ें करनी है। अडॉप्ट अ न्यू फिलॉसफी, क्योंकि ये समय जो है एक न्यू इकोनॉमिक एज है। वेस्टर्न मैनेजमेंट मस्ट अवेकन टू द चैलेंज, जो अलग हैं वो हमेशा देखते रहते हैं कि हमें वो क्या करते हैं, हमेशा चैलेंज को लेने के लिए हमेशा जागते रहते हैं कि ऐसे हम कैसे चैलेंज लें। वो क्या करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, फिर उसको लीडरशिप के द्वारा उसको चेंज करते हैं। टेक ऑन लीडरशिप फॉर चेंज, उसको लीडरशिप के द्वारा अपने लीडरशिप में उसको चेंज करने के लिए उसको तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हमको ये सारी चीज़ें तुरंत चेंज करनी है ताकि हम आगे मार्केट को कम्पीट कर पाएँ। मैं सीट डिपेंडेंसी ऑन द इंस्पेक्शन टू अचीव द क्वालिटी, हमको हमेशा क्या करना है, अपने ये क्वालिटी है उसको अचीव करने के लिए, क्वालिटी को अचीव करने के लिए हमेशा इंस्पेक्शन पे ध्यान देना है। एलिमिनेट द नीड फॉर इंस्पेक्शन ऑन अ मास बेसिस बाय बिल्डिंग द क्वालिटी इन द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट प्लेस। ये बोला गया कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मास बेसिस पे क्वालिटी को इंस्पेक्ट करें, जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार हो गए, अब यहाँ पे जाकर के हम क्वालिटी को इंस्पेक्ट करें, नहीं, इसको हमको एलिमिनेट करना है। जबकि हमको ईच प्रोडक्ट, जैसे हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसी बेस पर हमको तुरंत वहाँ पे हमको क्वालिटी को बिल्ड करना है ईच प्रोडक्ट पर। अगर हम एक ही प्रोडक्ट में क्वालिटी को बिल्ड करेंगे तो हमारा जो बाद में मास प्रोडक्ट आ रहा है उसमें हमको बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा। इन द प्रैक्टिस ऑफ अवार्डिंग बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग, ये बोला गया कि इन द प्रैक्टिस ऑफ अवार्डिंग बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग, हमको यहाँ पे प्राइस टैग के हिसाब से यहाँ पे बिजनेस को अवार्ड देना बंद करना चाहिए। क्या होता है, हम कभी देखते हैं हमारा यहाँ पे प्राइस सस्ता है इसलिए हम उसके प्रोडक्ट बेहतर है, हमको ये चीज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटी भी होती है, हमको उसको देखना है। इंस्टेड मिनिमाइज द टोटल कास्ट, हमको टोटल कास्ट को मिनिमाइज करना है, फिर उसको मूव टूवर्ड द सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम, हमको एक आइटम के लिए सिर्फ एक सप्लायर कॉन्टैक्ट करना है।
जो हमको बेहतर मिले। ऐसा नहीं कि हम 10 लोग से एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं और कोई भी बेहतर नहीं है, तो ये हमको नहीं करना है। ऑन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफ द लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, हम क्या करेंगे फिर एक सप्लाई से ले रहे हैं, एक आइटम को सिर्फ एक सप्लायर से ले रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होगा जिसमें लॉयल्टी और ट्रस्ट हमको दिखेगी। ये चीज़ें हैं बोला गया। अब फिफ्थ पॉइंट बोला गया, इंप्रूव कंस्टेंटली एंड फॉरएवर द सिस्टम प्रोडक्शन एंड सर्विस। हमको हमेशा अपने प्रोडक्शन और सर्विस को हमेशा एक कांस्टेंट रेट से हमको इम्प्रूव करना है, ताकि हम यहाँ पे बोला गया ना प्रोडक्टिविटी और जो हमारी कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर पाएँ। कॉस्ट डिक्रीज होगी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी जैसे हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ बोला गया कि हमको जॉब पर या फिर जहाँ पे हमारी रहें हम जहाँ हम लोग रह रहे हैं या फिर हमारे ऑर्गेनाइज में क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए, सभी को हम ट्रेंड करें, टाइम टेबल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। इंस्टीट्यूटिव लीडरशिप यहाँ बोला गया, द एम ऑफ सुपरवाइजर शुड बी टू हेल्प द पीपुल एंड मशीन्स एंड गैजेट्स टू डू ए बेटर जॉब। हमको पीपुल जो उसमें लोग कार्य हैं, जो मशीन लगी हुई, जो गैजेट्स लगी, उनको हमको क्या करना है, उससे हमको बेटर जॉब लेना है और इसलिए उनको हमेशा सुपरविजन में रखना चाहिए। सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट इज इन नीड टू ओवरहाल एज वेल एज सुपरविजन ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स। यहाँ बोला गया कि हमको हमेशा सुपरविजन को मैनेजमेंट में रखना चाहिए, एज इन नीड फॉर ओवरहाल एज वेल सुपरविजन इन द प्रोडक्शन वर्कर्स। जो वर्कर्स जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं उनको भी सुपरविजन करना चाहिए, उनको भी सुपरविजन में रखना चाहिए, और जो भी हमारी मशीन है सभी चीज़ को सुपरविजन में हमेशा रखना चाहिए। ड्राइव आउट फियर, हमको यहाँ पे फियर को निकालना है, सो दैट इससे क्या होगा, सभी लोग क्या करेंगे, इफेक्टिवली कंपनी के लिए काम कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो लोअर वर्कर हैं वो अपने सुपीरियर से डरते रहते हैं, हमको वो चीज़ हटा देना है। एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, एक अच्छा लीडरशिप, एक टीम कोलैबोरेशन हो सकेगा किसी एक पर्टिकुलर टास्क को, किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो हमको ध्यान देना है। हमारा अगला पॉइंट होता है साथियों, ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और उनमें अलग अलग बैरियर होता है कि ये डिपार्टमेंट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, फिर इनसे बात नहीं कर सकता। हमको इसको ब्रेक डाउन करना, इसको हटाना है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ हैं रिसर्च में है, कुछ डिजाइनिंग में है, कुछ सेल्स में है, कुछ प्रोडक्शन में है, तो हमको एक टीम के अनुसार उसमें काम करना है, ना कि हम उसमें अलग डिपार्टमेंट बांट दिए हैं, क्योंकि डिजाइन वाला सेल्स से नहीं मिल सकता, सेल्स वाला प्रोडक्शन में नहीं जा सकता। नहीं, हमको एक टीम बनाना है। इसमें क्या होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे बोला गया ना, फोर्सेस प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन इन यूज दैट मे बी इनकाउंटर्ड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होगा, वो डिजाइन वाला समझ पाएगा, डिजाइन में क्या प्रॉब्लम है रिसर्च वाला से देखेगा, फिर इस प्रकार सारी चीज़ें बातें होती रहेंगी। टीम में जब काम करेंगे तो ये बेहतर हो पाएगा। एलिमिनेट स्लोगन्स, एग्जोर्टेशन एंड टारगेट फॉर द वर्क फोर्स। हमको कई सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जो हमको यहाँ पे हटाने पड़े। ज़्यादा स्लोगन हमको नहीं देखना, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोगों को। और यहाँ बात आती है एलिमिनेट द वर्क स्टैंडर्ड्स कोटाज ऑन द फैक्ट्री फ्लोर। जैसे यहाँ पे वर्क थोड़ा सा जो क्या है, यहाँ पे जो कोट्स हैं या फिर जो वर्क स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा अगर हमारे हो रहे हैं, जैसे यहाँ बोला गया एलिमिनेट द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय नंबर्स एंड न्यूमेरिकल गोल्स। हमको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य या फिर नंबर्स या फिर न्यूमेरिकल गोल के हिसाब से हमको मैनेजमेंट को कम करना है। हमको सिर्फ क्वालिटी दिखानी है, क्वालिटी हमको निकालना है। वहाँ पर हम नंबर के हिसाब से हमको नहीं रखना है, नंबर नहीं बढ़ाना है, हमको जो रखने हैं बेहतर रखने हैं। रिमूव द बैरियर्स दैट रॉब द आवरली वर्कर्स ऑफ हिज राइट टू जॉय ऑफ वर्कमैनशिप। हमको उन बैरियर को हटाना है कि हमको उस चीज़ को हटाना है कि हमारे जो वर्कर हैं वो घंटे सिर्फ घंटे पूरे करने के लिए आ रहे हैं। उसको हमको इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी बतानी है, उनको जिम्मेदारी बतानी है, उनको इस प्रकार से उनको इंगेज करना है कि उनको ऐसा नहीं लगे वो घंटे बिताने के लिए आ रहे हैं, फिर उनका जो यहाँ पे आना एक बोझ है, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी हो सकता है हम उनको दूसरे को यहाँ पे लिखा दें। क्या होता है कि हम कभी काम करते हैं, आज इसको यहाँ पे लगा दिए, इस वाले को आज यहाँ पे लगा दिए, इस प्रकार से उनको क्या होते रहेंगे। वो एक जब दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे फिर दूसरा उनको रोल मिलेगा, तो क्या करेंगे, एक डिफरेंट उनको इन्वायरमेंट मिलेगा जिससे वो इंगेज रहेंगे, हमेशा बोर नहीं होंगे। यहाँ बोला गया इंस्टीट्यूट विगोरियस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे कुछ हम प्रोग्राम चला सकते हैं उनके एजुकेशन के लिए और उनके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि वो खुद भी इम्प्रूव हो पाएँ, उनकी नॉलेज बढ़ पाए। जहाँ कहीं ना कहीं वो इंडायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफेक्ट करेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करने में मदद करेगा। यहाँ बोला गया पुट एवरीबडी इन द कंपनी टू वर्क टू accomplish the transformation is the everybody's job।